Welcome to this special episode of Decoding Gender Insights from Thought Leaders. Population First is observing the 16 days of activism against gender based violence, a global campaign from November 25th to December 10th, with a 16-part podcast series that delves into the intersection of gender and critical social issues. Since inception in 2005, Population First has focused on challenging the gendered attitudes that devalue girls and women, fuel discrimination, and perpetuate gender-based violence. In India, caste-based discrimination worsens this problem, with gender-based violence against women from marginalized communities often finding roots in caste hierarchies, deepening their vulnerability and marginalization. To focus on this critical issue, in today's episode, we are joined by two distinguished experts. Alka Dhupkar, a Mumbai-based multilingual Ladli Awardee journalist whose intensive exploration of developmental issues unfailingly includes a gender component, and Deepa Pawar, a renowned social activist who works extensively on caste issues. Now, over to our experts. Deepa, I think I would love to hear more from you. आप जो बातें रखना चाहेंगे वो बहुत ही अहम है, क्योंकि एक्सपिरियन्स की एक बहुत बड़ी उसके साथ मराठीमध्ये आपण ज्याला शिदोरी म्हणते, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है, लिव्ड एक्सपीरियंसेस जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, वो आप से हम सुन पाएंगे. बट उसके पहले मैं सिर्फ शुरू में पॉपुलेशन फर्स्ट को धन्यवाद देना चाहती हूँ. दीपा के साथ यहाँ पे इनवाइट किया मुझे, ये जो अपॉर्चुनिटी दी है इसके लिए, और दो तीन मुद्दों को जो मुझे लगते हैं बहुत अहम है इसमें ये बातें रख के दीपा से बात सुनना चाहूंगी. सबसे पहली बात ये है योगेश, इस पूरे चर्चा में हम जो बात कर रहे हैं, एक हेजिमनी हम बोलते हैं, जैसे पूरे वेस्टर्न फेमिनिज्म में हमने देखी है कि एक वाइट विमेन की सुप्रीमेसी है, हेजिमनी पूरी एक देखी. तो यहाँ पे ये बात होती है कि आज भी दलित का ही इशू रहता है. बहुजनों का इशू वो मेन स्ट्रीम नहीं बनता. कोई दलित महिला पे जब अत्याचार होते हैं तो दलित नेटवर्क है, दलित एकता, ये जो अलग अलग फोरम्स है, उसमें से कोई मतलब वो सत्यशोधन समिति जाती है, काम करते हैं, ये वो, बट वो दलितों का इशू रहता है. जब उस पे कोई नेशनल फेमिनिस्ट अपर कास्ट वुमन इंग्लिश में बात रखेगी, वो ट्विटर पे है, यूट्यूब पे है, कोई एग्रीगेटर, न्यूज एग्रीगेटर करके कोई ऐप पे है, तब वो जाके दलितों का मुद्दा बन जाता है, बड़ा मुद्दा बन जाता है, मेन स्ट्रीम का मुद्दा बन जाता है. जब कोई छोटे पैमाने पे ये आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो हाइपर लोकल एक कम्युनिटी का इशू माना जाता है, वो मेन स्ट्रीम का इशू कभी बनता नहीं है, हमने देखा है. और मेरा मेरा विरोध है ये बात को कि कौन डिसाइड करता है कि ये मुद्दा मेन स्ट्रीम का है या दलितों का है. ये जो डिवाइड किया गया है ना, कि ये दलितों के मुद्दे, ये महिलाओं के मुद्दे, ये पूरे समाज के मुद्दे हैं. और ये हेजिमनी ऐसे पर्कुलेट हुई है पूरे द वे मूवमेंट्स आर रन इन करंट टाइम्स, उसमें हमें ये पूरा उसका एक प्रतिबिंब दिखता है. मैंने एक्टिविज्म नहीं किया है, बट मैं एज अ पत्रकार जो देखती हूँ उससे बात कर रही हूँ. कोई अगर आप एक्टिविस्ट से बात जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि अलका जो बात बोल रहे हैं उससे हम सहमत नहीं है, उनको ये बात बोलने का पूरा अधिकार है. बट जितने कास्ट एट्रोसिटीज मैंने कवर की है उसमें ये बात सामने आई है. अगर कोई लोकल आदिवासी लैंग्वेज में, अगर कोई लोकल अपनी जिसको हम बैकवर्ड बोलते हैं, क्योंकि हम खुद को फॉरवर्ड मानते हैं, जो लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तब तक वो बातों को कोई ध्यान नहीं दिया जाता. जब एक इंग्लिश, और इंग्लिश तुम और मैं बोलते हैं वैसे नहीं, एकदम फ्लुएंट विथ एक्सेंट, सर्टेन टाइप ऑफ लुक्स, ये सब बोला जाता है, तो उसको जो एक मुद्दा उसका उठता है वो अलग होता है. और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये क्या है, और जो हम सब खुद को लिबरल मानते हैं, प्रोग्रेसिव मानते हैं, ये प्रोग्रेसिव और लिबरल सोसाइटी में हमने ये देखा है कि ये मुद्दे होते हैं. मैं यहाँ पे उर्मिला पवार के आयदान बुक का मेंशन करना चाहूंगी. वैसे तो बहुत सारी बेबीताई कामले का बुक है, बहुत सारी किताबों का हम मेंशन यहाँ कर सकते हैं, बट आयदान बुक का मेंशन इसलिए करना चाहूंगी, उर्मिला पवार जी हमेशा हमेशा इस बारे में बोलते रहे हैं कि फेमिनिज्म मूवमेंट में भी ये जो एक हायरार्की रह चुकी है कि दलित
विमेन का वॉइस के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ा है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, और मुझे लगता है आज ये मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक छोटा सा मुद्दा, ये तो हमने फेमिनिज्म या मूवमेंट में दलितों की आवाज कहाँ पे है इसके बारे में बात की। मेरा एक छोटा सा मुद्दा जो है, ओवरऑल जब हम अट्रोसिटीज की बात करते हैं, विमेन अट्रोसिटी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं, या कई सारे जैसे नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड आता है, उसमें भी हम एक छोटे तबके के मायने में ही दलितों को या बैकवर्ड क्लासेस को या बहुजनों को देखते हैं। तो ये बहुत ही मतलब शोचनीय ऐसी परिस्थिति है। हालांकि ये नेटवर्क्स को अभी सोशल मीडिया की जो आवाज है, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, मतलब उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है उसकी बहुत मदद हुई है ये आवाज बुलंद करने को, और ये जो एक हायरार्की है वो ब्रेक करने को। इसलिए मुझे अच्छा लगता है राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन है, अंतरराष्ट्रीय दलित एकजुटता नेटवर्क है, नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन के थ्रू डिक्लेरेशन ऑफ दलित विमेन्स राइट आया था। मैं आज ये सब मैंने 90s से जो मेरे नोट्स के थ्रू में जा रही थी, दीपा शायद इसके बारे में बात कर रही थी, ये सब फॉर्म हुए थे, ये डिक्लेरेशन हमने पढ़े थे, पढ़ाई में पढ़े थे, पत्रकारिता के क्लासेस में हमें बोला गया था। ये आज कहाँ फॉलो होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। और ये जो भी पॉडकास्ट ये देखेंगे, एक्टिविज्म के लोग, जर्नलिज्म के लोग, कॉमन सोसाइटी के लोग, मेरा ये कहना है कि हम एक दूसरे के साथ ये बेसिक डिवाइड ना रखे हुए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये हम खुद को भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरे बाकी के मुद्दे मैं बाद में बोलूंगी। दीपा, ओवर टू यू। जो भी हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है पॉपुलेशन फर्स्ट ने, अलका साथ में है, सबको जय भीम और जोहार, जिंदाबाद। आपकी चर्चा सुनते हुए सही मायने में तो ये काफी पेनफुल है, जो हमें भी हमेशा लगता है, लेकिन मुझे ये बहुत सटीक एक पॉलिटिक्स लगता है। सिर्फ इलेक्टेटिव पॉलिटिक्स नहीं, तो हमारे जीने के राजनीति के अंदर सही मायने में देखा जाए तो नोमैडिक ट्राइब, दलित, मुस्लिम माइनॉरिटीज, ये सारे मेजोरिटी लोग हैं। लेकिन आप इनको अगर मेजोरिटी कहेंगे संख्या से, तो आपकी राजनीति बदलती है। तो आपको इनके सवालों को माइनॉरिटी के स्तर पर सीमित करना पड़ता है, कि आपके मुद्दे जो है ना वो बहुत छोटे हैं, और वो छोटे कतार में जो है वो उठाए जाएंगे, उनका बल उतना नहीं है, उसकी ताकत उतनी नहीं है, और उठाते हुए ही वो खत्म हो जाएंगे। तो काफी एक सटीक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का उसके अंदर मर्ज होती हुई एक मैस्कुलिन रिग्रेसिव सोच का, जिसे हम कहे, और क्लास इम्पैक्ट का धीरे धीरे, जिसे हम कहे, बहुत ही चालाकी के साथ चलने वाला ये पॉलिटिक्स मुझे नजर आता है। क्योंकि जब आपके मुद्दों की ताकत उतनी बड़ी होगी, देखा जाए तो संगठन से हम बड़े हैं, नंबर से हम बड़े हैं, राइट, हिस्टोरिकल मूवमेंट से, कंट्रीब्यूशन से, ग्राउंड नरेटिव से, नॉलेज से हम बड़े हैं। तो आज के भी इसमें अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें या ऊपरी तह की बात करें, तो नॉलेज सारा ग्राउंड का ही लेते हैं, बस उसको बेचा जाता है मार्केट के अंदर। तो अगर यहाँ के जमीनी मुद्दों को, अगर दलितों की बात कर रहे हैं, मैं नोमैडिक ट्राइब से आती हूँ तो मैं ज्यादा फोकस्ड वहां पे भी करूंगी, तो हम भारत के अंदर 10% आबादी है। जब ये मैं कई मंचों पे बोलती हूँ कि वी आर 10% इन इंडिया, तो हम महाराष्ट्र में 10% है, मैं जहाँ पे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हूँ वहां पे हम 10% है। लेकिन कितने लोगों को पता है कि हम नंबर में इतने हैं, हम ज्ञान में इतने हैं, हम इनिशिएटिव में, कंट्रीब्यूशन में इतने हैं। तो अलका, तुम जो बोल रही थी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोच समझ के की गई हुई साजिश है, कि आपके मुद्दों का बल हम बढ़ाने ही नहीं देंगे, और जो मुद्दों में बिल्कुल भी बेस नहीं है, वो मुद्दे इतने बड़ा चढ़ा के जो है वो नरेटिव में, स्टोरी में, मेन स्ट्रीमिंग में सामने लाए जाएंगे, कि बाकी के मुद्दे जो है वो बहुत ही छोटे नजर आने लगेंगे। और वहां पे फिर हम जैसे लिव्ड एक्सपीरियंस से, जो सोशल लोकेशन से आते हैं, मैं एंड वहां पे करूंगी कि हमारी आधी ताकत उसी में जाती है कि हमारी मुद्दों की गहराई क्या है वो समझाने के लिए। और इससे मैं टोटली एग्री करती हूँ। मैं कई बार कहती हूँ कि जब तक इंटरनेशनल लेवल पे गोरे लोग भारत के मुद्दों को अप्रूवल नहीं करेंगे, तब तक यहाँ के ब्राउन और काले लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये मुद्दे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ का बहुत बड़ा एक फोर्स जो है वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता है,
क्योंकि यहाँ पे जितना भी हम चिल्लाएंगे, यहाँ पे हमारे मुद्दे समझ में नहीं आ रहे। इंटरनेशनल लेवल की अपनी एक राजनीति है कि वो हमें किस नजरिए के साथ जो है वो देख रहे हैं। तो इसको मैं कहूंगी कि आपका इतिहास छुपाया जाना, इतिहास से जुड़ा हुआ आपका वर्तमान के सच्चाई के ऊपर मिट्टी डाला जाना, ये बस मुद्दे छुपाने की बात नहीं है। मुद्दे आपके अस्मिता से जुड़े हुए हैं, आपके मूलभूत फंडामेंटल चीजों से जुड़े हुए हैं, आपके जीने के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इसकी गरिमा कम करनी है, इसकी प्रतिष्ठा ही कम करनी है, तो वो सच्चाई के ऊपर मट्टी डालने का काम जो है वो हमेशा किया जाएगा। बस प्रॉब्लम के ऊपर जो है ताकत कम नहीं की जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन की ताकत भी कम की जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास सवाल नहीं है, नोमैडिक ट्राइब का अगर आप देखें तो इंडियन फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो एक तरफ आपके सवाल भी नहीं उठाए जाएंगे और एक तरफ आपने क्या निर्माण किया है उसको भी बहुत ही अंतिम नजर से जो है वो देखा जाएगा, उसको प्रायोरिटी से कभी भी जगह जो है वो हासिल नहीं होगी। वेरी ट्रू। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड, पॉलिटिक्स में भी हम जब देखते हैं तो वोटर जो प्रॉब्लम हम विमेन के बारे में देखते हैं, जैसे विमेन का मैं ये कहीं लास्ट यहाँ पे जब बोल रही थी कि हम सभी रेप को सीरियस क्राइम करके रिपोर्ट नहीं कर रहा है मीडिया आज। मीडिया भी एक ऐसी केस के खोज में है जो आइडियल रेप केस है, लाइक कोलकाता, लाइक बदलापुर। डू यू think in India in last few months these only two rape cases happened? No, right? There were many other cases, but the kind of outrage, the kind of coverage and everything we focused on Kolkata and Badlapur case। तो हम एक ऐसी खोज में रहते हैं, दलितों पे भी बहुत ही क्रूरता के साथ कुछ अत्याचार होगा तो हमारे लिए ये होगा कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है। फिर हम विमेन या जेंडर इश्यूज जो है विद इन दलित, ट्राइबल एंड बहुजन कम्युनिटी में, उसको हम उनके इश्यूज करके रिपोर्ट करते हैं, ना कि ये क्राइम है, ये इम्पोर्टेंट क्राइम है, ऐसे रिपोर्ट नहीं होता है। या महिला के खिलाफ हुई गई क्राइम इंसिडेंट है, ऐसे रिपोर्ट नहीं होता है वो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट मुझे ऐसे लगता है ये बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो पूरा बिजनेस में मैं काम करती हूँ, ये हमारा काम है, माध्यम में काम करती हूँ, बिजनेस मतलब। तो विच लैंग्वेज डू यू यूज, हाउ डू यू यूज वर्ड्स, कितने केयरफुल आप हो, उससे आप क्या संदेश देना चाहते हो। अगर आज एक ट्रांसजेंडर पे कोई अत्याचार हो रहा है तो आप पहले ही एक ट्रांसजेंडर के बारे में इतने प्रीजुडिस हो, और उसके बाद वो ट्रांसजेंडर अगर नंदुरबार जैसे ट्राइबल एरिया से आता है, आती है, जो भी उन्होंने चूज किया हुआ, शी हर ही एज ए, तो हमें ये होता है कि वो समझ ही नहीं रहेगी हमारे बारे में। आज देश के लोगों का अगर ट्राइबल के बारे में ही कुछ ज्ञान नहीं है, आज नंदुरबार जैसे जिले में क्या होता है पता नहीं है, तो वहां पे अगर टीजी को कुछ टीजी सर्टिफिकेट मिलाने के लिए एक ट्राइबल को क्या दिक्कतें आ रही है, वो हम अलग नजरिए से रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो समझ नहीं डेवलप हुई है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट अट्रोसिटीज अगेंस्ट वीमेन विद इन बहुजन कम्युनिटी, इट इज अबाउट ऑल्सो ये हम नहीं पहुंच रहे, हम रिपोर्ट नहीं करते कि हमें हमने ऐसे मतलब प्रिजुडिसेस में है कि सेम सेक्स मैरिज के स्टोरीज हम जब रिपोर्ट, मैं ये देख रही थी नेशनल मीडिया में दीपा, कि जब सेम सेक्स क्या इक्वल मैरिज और ये सब जो हम बातें हो रही थी, केस चल रही थी, तो वहां पे जो केस स्टडीज रिपोर्ट हो रहे थे तो वो क्लास के एंगल से रिपोर्ट होते हैं। मेरी बात अगर गलत है तो आप योगेश या दीपा कैन करेक्ट मी। So you cannot look at caste issue from the class perspective. You cannot mix it and cover it up with only class problem. Of course class problem is there, okay, but caste problem is deep and it is more serious, and we need special attention, and we must mention caste issues. हम अगर उसको ये गरीब है इसलिए उन पे अत्याचार सिर्फ नहीं हो रहे हैं या उनको आप इग्नोर नहीं कर रहे, वो कास्ट से तुम जो लोअर क्लास ये वर्ड यूज करते हो क्योंकि ये मनु ने तुम्हें बताया है कि ये लोअर क्लास है, तुम डिफरेंट क्लास वर्ड भी नहीं यूज करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये लोअर है, कोई तो अपर या बॉडी से आया इसलिए वो अपर क्लास है। तो ये सभी जो बाइनरीज में हमने समाज को बांटा है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं।
मुझे ऐसा लगता है जब एडवोकेसी भी होती है, हमने ये क्वेश्चन पूछने शुरू किए आजकल, जैसे स्टील बर्ग के केसेस आते हैं, तो स्टील बर्ग के नेशनल आप जब ये डेटा पब्लिश करते हो, उसमें आप दलित, बहुजन, ये सभी डेटा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें समझे क्या हो रहा है कम्युनिटीज में। आप सिर्फ हमेशा ये बताएंगे कि ये क्राइम हो रहा है, ये गरीबों में इसका असर हो रहा है, और गरीब हमेशा बहुजन है, ऐसा आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हो, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। आफ्टर रिजर्वेशन वी आर स्टैंडिंग इन 2024। कोई भी ऐसा भी हम देख रहे हैं कि लोग पैसे से उनकी परिस्थिति ठीक ठाक है, बट आज भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, और वो डिस्क्रिमिनेशन क्राइम में आता है, एंड दैट्स व्हाई इट नीड्स सेपरेट अटेंशन इन जेंडर बाइनरी ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट गिवन। तो ये एक पूरे मूवमेंट में जो जैसे शर्मिला रेगे जी ने बहुत इसके बारे में लिखा है, जिन्होंने ये पढ़ाई की है, पेपर पढ़े हैं, तो आपको ये समझ में आएगा, ये सवर्णनाइजेशन हमने जो पूरा किया है क्लास के नाम पे, ये मुझे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज लगती है। और पॉपुलेशन फर्स्ट इसके तरफ अगर जो ध्यान दे, और ये क्लास और कास्ट एक अलग इशू है, तो दीपा आप भी इसके बारे में आपका मतलब ख्याल जो है शेयर कर सकती है। अलका, एक्चुअली अभी जो रेप केसेस या लैंगिक हिंसा की जो भी घटनाएं सामने आ रही है, मैं जब इसके काफी इन डेप्थ जाकर काफी ग्राउंड में डिस्कशन करती हूँ, लगातार जिसे मैं कहे कि नोमैडिक, दलित, आदिवासी, युवा, औरतें, इनके करीब में रहती हूँ, और मेरी अपनी जो एक जर्नी रही है, मुझे लगता है कि आपके माइंडसेट को, आपकी सोच को एग्री करने के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। जैसे कोलकाता में कोई रेप होता है तो अभी बस उसकी हम निंदा ही करेंगे, लेकिन वो रेप होने के बाद हमें लगता है कि अरे ऐसे कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी वक्त किसी विट भट्टी पे काम करने वाली किसी माइग्रेटरी ट्राइब की औरत के साथ कुछ होता है, तो हमारा इस तरह से हमारा मेमोरी ऑफ पॉलिटिक्स बनाया गया है, एजुकेशन सिस्टम ने, पॉलिटिक्स ने, घर ने, आजू बाजू के सारे सिस्टम में, कि उसकी गंभीरता हमें कम लगे, हमें लगे ये हैबिचुअल है, ये कॉमन है। अच्छा बस गाली दी, अच्छा अच्छा, तो मतलब इतना क्या है। आप जिसे हम कहे कि घर कामगार औरतों के ऊपर चोरी के इल्जाम लगाए जाते हैं, हमें काफी रिविजिट करना पड़ेगा कि लैंगिक हिंसा की डेफिनेशन भी कितनी बड़ी है। हम उन हिंसा के बारे में भी बार बार बात करते हैं जो बहुत ही सिवियर है, जो अमानवीय है, उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कितनी सारी हिंसा है जहां पे राशन कार्ड में अगर औरतों को नाम डालना है तो बेटा हुआ पीडीएस सिस्टम का अधिकारी पूछता है कि क्या हुआ, वो पति को छोड़ दिया, अभी दूसरा कर रही है। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, मीडिया इवन, और जितने भी पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने सपोर्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, जिन्होंने मॉरल बूस्ट करना चाहिए ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से, वो शोषण की व्यवस्था जो है, शोषण के केंद्र जो है वो चला रहे हैं। तो मैंने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा जहां पे मुझे लगा कि काफी फोकस्ड करना चाहिए कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कास्टिस्ट मैस्कुलिनिटी वो किस तरह से परफॉर्म करती है, राइट। आप अगर ये दिस इज रियली इंटरेस्टिंग दीपा, या कि वहां पे बैठे हुए मेजोरिटी मर्दी है, और भी बस औरतें भी हिंसा करती है, उसको दुमत नहीं है, लेकिन कास्ट को मायने में रखते हुए आप मर्दानगी के ढांचे से जब चाबुक चलाओगे, तरह ऐसी हजारों औरतें हैं जो लगातार आपको बताएगी नहीं कि हमें छुआ गया है, हमें गाली दी गई है। हमारी एक अंबरनाथ नगर परिषद की हमारी एक नोमैडिक विमेन औरत ने हमें बोला कि वो लगातार 3 से 4 दिन नगर परिषद में जा रही है, उसे पानी का नल चाहिए। नगर परिषद का जो अधिकारी है उसने उसको हंसते हुए बोला रात के 8 बजे आना। उसे लगा कि शायद अभी भीड़ है, मैं रात के 8 बजे जाऊंगी। वो लगातार 3 से 4 दिन रात के 8 बजे गई है और ऑफिस बंद है। वो फिर 3-4 दिन के बाद सुबह जाती है और अफसर को पूछती है कि सर तुम्हें बोलवले लो, मैं आ गई, आप नहीं थे। तो पूरे लोग उसके ऊपर हंसने लगे हैं कि हमें लगा आप बुड़बक हो, लेकिन आप सच में मूर्ख हो। तो औरतों का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नाकारना, ये किन औरतों के साथ ज्यादा हो रहा है, तो आप देखेंगे कि श्रम देने वाली औरतों के साथ ज्यादा हो रहा है। इवन इन कोरोना हम काफी बात कर रहे थे कि औरतों को बहुत अभी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे इन एम्प्लॉयमेंट, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए उनको सबसे पहले फेस करना पड़ेगा सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट।
और वो कौन सी औरतों को जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो आपको लेयर बाय लेयर जैसे आप नीचे आओगे, आपको समझ में आएगा कि आवाज उतना दबता हुआ है, उतने शोषण के केंद्र जो है वो नीचे बहुत ही डरावने आ रहे हैं। मैं पॉश एक्ट के बारे में आपको बता दूं कि हमारे कुछ कानून बहुत बेहतर है, लेकिन उनको और बेहतरी की तरफ आगे लेके जाना पड़ेगा। करीबन ठाणे डिस्ट्रिक्ट में 2500 से ज्यादा मुरली औरतें जो है, देवदासी औरतें रजिस्टर है। हम जब उन औरतों के साथ काम करते हैं और इन कानूनी दौर के बारे में चर्चा करते हैं, तो औरतें बोलती है ताई हमारा काम ही पहट के 4 बजे खत्म होता है, और हम मेकअप करते हुए ही वो काम कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के घरों में जाते हैं। तो सबसे पहला हरासमेंट तो पुलिस करते हैं, जो सिस्टम को जो है वो सपोर्ट करना है। तो मुझे लगता है कि मनुस्मृति ने कही गए वचन, उसकी कमिटमेंट अभी भी सोसाइटी में इतनी ज्यादा है कि वो कमिटमेंट गए 2500 सालों से उसी तरह से जो है वो गो फॉरवर्ड हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट की तरफ और ज्यादा आपकी वचनबद्धता कम हो, आप आपका उत्तरदायित्व कम समझे, इस तरह की मानसिकता और पॉलिटिक्स हमें आजू बाजू में और बरकरार होते हुए जो नजर आएगा। दूसरा एक मैं और यहाँ पे ऐड करूंगी कि जो पावरफुल फोर्सेस को औरत के डिग्निटी की तरफ कदम उठाने चाहिए, फिर वो पॉलिटिक्स है, ऑब्वियस वो मीडिया है। मीडिया जिस तरह से रिपोर्टिंग करता है, बहुत घिनौना रिपोर्टिंग करता है, वो फाइनली औरत को वर्नलेबल ठहराने का, दलित ठहराने का और आदिवासी ठहराने का ही रिपोर्टिंग करता है। वो औरत के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, औरत एक सिटीजन है उसका उल्लंघन हो रहा है। LGBTIQ जो है वो इस देश के नागरिक है, और उनकी यहाँ पे क्या हस्ती है वो इंटरनेशनल जगहों पे रखने की जो चीजें हैं। अभी हाल ही में हम बात कर रहे थे दोस्तों के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमने 10-15 सालों से तो संयुक्त राष्ट्र संघ को रिपोर्ट नहीं भेजा है। तो ये जो चोरी चली है कि हिंसा की चोरी, हमारे यहाँ पे हिंसा नहीं होती है, इसकी चोरी, पर्दे के पीछे छुपने की जो मुंह छुपाई यहाँ पे चली है, वो किस तरह से मतलब जिसे हम कहे कि लैंगिक प्रजनन आरोग्य के अंदर हमारी औरतें कहती है कि डॉक्टर्स, वार्ड बॉय और आया किस तरह से बात करते हैं, मारते हैं। तो ये सही है कि कोई रेप आपके सामने आएगा तब वो गंभीर लगेगा, लेकिन जो सातत्य से, कंसिस्टेंसी से उपजीविका के अंदर, हेल्थ फैसिलिटी एक्सेस करते हुए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर और कम्युनिटी के अंदर लगातार जो एक पॉइजनिंग हस्तक्षेप चलते हैं लैंगिक हिंसा के प्रति, वो अभी तो हम स्कूलों के अंदर मनुस्मृति सिखाने की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या शर्म आ रही है उसके ऊपर? अगर कुछ प्रोग्रेसिव लोग छोड़े तो एक जनमानस के अंदर वो गुस्सा क्यों नहीं दिख रहा है, वो क्यों प्रमोट कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीजें जो है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से गुजरते हुए आती है। क्यों हमें शर्म नहीं आती है कि बिल्किस बानो पे जब इतनी प्रताड़ना होती है, लैंगिक हिंसा होती है, और उसके बाद उसके गुनेगारों की हम आरती उतारते हैं, तो हमारा समाज मन जो है ना वो पोल्यूट किया जा रहा है, वो बहुत अच्छे से प्रदूषित किया जा रहा है कि हमारी शर्म, हमारी अकाउंटेबिलिटी और एक जो तकलीफ होती है ना, वो औरतों के लैंगिक हिंसा के प्रति मर ही जाए। और फिर हम बात करें आपने क्या खाया, आपने क्या कपड़े पहने, आप कहाँ घूमने गए, आप घर पे रहते हो तो कैसे रहते हो, और बार बार जिसे हम कहे कि ये सोशल मीडिया एक तरह का डेमोक्रेटिक हो रहा है, हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी को और ज्यादा जिसे हम यूज करते हुए बहुत ही जेंडर कास्ट के साथ जुड़ा हुआ, आप अगर देखोगे कि रील्स देखोगे, छोटे छोटे वीडियोस देखेंगे, कौन सी औरतों का मजाक उड़ाया जाता है। तो जब उन औरतों का मजाक उड़ाया जाएगा और उन औरतों के साथ जब लैंगिक हिंसा होगी तब वो आम लगेगी, राइट? तो आपकी हिंसा आम लगने की पॉलिटिक्स जो है वो बार बार सामने जो है वो गड़ी जाएगी। Yeah, and just to sorry, Yogesh, add, I did not touch this topic like the sub section of it. It patriarchy within Bahujan politics. अभी जब प्रज्ञा दया पवार जी ने उनके कुछ पॉलिटिकल मत एक्सप्रेस किए, और पर्सनल इज पॉलिटिकल, राइट, इसलिए हम ये सब बात कर रहे हैं। तो उनको उनके खिलाफ जिस तरीके की टिप्पणी दलित पॉलिटिकल स्पेयर में हमने देखी वो डरावनी थी,
उसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्रज्ञा दया भावर जी के बारे में सपोर्ट में और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। ये बात नहीं है कि जो प्रज्ञा पवार बोल रहे हैं, दीपा पवार बोल रही है, वो ही बात हमें माननी चाहिए, बट एक्सप्रेस होने का एक तरीका होता है। हम फाउल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं किसी को किसी के खिलाफ हम अगर क्रिटिकल है तो, और वो आम बात है जो दीपा बोल रही है, ये हमने सेट कर दिया है। तो वो भी दलित पॉलिटिक्स में भी पेट्रियार्की पहले से प्रॉब्लमेटिक है, और अभी वो विद इन दलित कम्युनिटी अगेंस्ट वीमेन हु आर आउटस्पोकन is being used, which is very dangerous according to me, and we need to call it out. And I hope कि ऐसे सारे डिस्कशन के बाद कुछ एक मतलब एक दिन में तो ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, बट आई एम श्योर ये एक जो मुद्दे हैं वो तो पटल पे आ रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ गंभीरता से चर्चा करनी है। Thank you, Alka Dubkar and Deepa Pawar, for the insightful and thought-provoking conversation on gender and caste. Readers may share their reactions, queries, and observations in the comment section below. Please watch all the episodes and initiate gender conversations with your family, friends, colleagues, and community members.